नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं यह वीडियो एक गुमनाम नाम से बना रही हूँ। कुछ बातें भी बदल दी हैं ताकि मेरी पहचान गुप्त रहे। तो मेरा नाम है सारा, उम्र 38 वर्ष, और मुझे यह सब अपने मन से निकालना है। क्या आप उन पारिवारिक संबंधों को जानते हैं जहाँ एक बच्चा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, जबकि दूसरा बच्चा जैसे है ही नहीं? हाँ, यही है मेरी जिंदगी। सब कुछ सामान्य था जब तक मैं 8 वर्ष की थी। मैं अकेली थी और मेरे माता पिता बहुत स्नेही तो नहीं थे, परंतु उपस्थित अवश्य थे। माँ मेरे गृह कार्य में सहायता करती थीं। पिताजी कभी कभी मुझे लेक सेंट क्लेयर पर मछली पकड़ने ले जाते थे। हम आदर्श परिवार तो नहीं थे, परंतु सब ठीक था। फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे याद है, मेरी मौसी केली रात के 2 बजे आईं और बोलीं, सूटकेस पैक करो, माँ अस्पताल में है। मेरी बहन रेचल आने वाली थी, परंतु कुछ गड़बड़ थी क्योंकि उसका समय अभी 2 महीने बाद था। अगले कुछ सप्ताह अस्पताल के चक्कर, चुपचाप बातें और छोटी सी रेचल, जो इतनी छोटी थी जैसे मेरी गुड़िया, परंतु उसके साथ नलियां और तार लगे हुए थे। मुझे उसे छूने या पास जाने की भी अनुमति नहीं थी। तभी पहली बार महसूस हुआ जैसे मेरे और मेरे परिवार के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। जब रेचल को घर लाया गया तो हमारा घर एक बांधित बुलबुले जैसा बन गया। माँ को कीटाणुओं का ऐसा डर हो गया था कि हर जगह औद्योगिक स्तर की सफाई, हर कमरे में सैनिटाइजर और लगातार सफाई। ब्लीच की तीखी गंध आज भी मुझे परेशान करती है। परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भी मुझे जरा सी भी तबीयत खराब होती, मुझे तुरंत या तो दादी या मौसी के घर भेज दिया जाता। हर बार एक छींक आई तो बैग पैक करो, हल्की सी खांसी तो सीधे दादी के घर। शुरू में लगा मज़ा है। दादी कुकीज़ बनाती थीं, मौसी के पास नैन्सी ड्रू की शानदार किताबें थीं जो मैं पढ़ रही थी। परंतु बच्चे मूर्ख नहीं होते। कुछ समय बाद समझ आ गया कि मुझे साहसिक यात्रा पर नहीं भेजा जा रहा, मुझे एक खतरे की तरह देखा जा रहा है, जैसे मेरी पूरी उपस्थिति मेरी बहन के लिए खतरा हो। मैं हर तरह से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती थी, अच्छे तरीके से। सच में सब कुछ किया, सभी विषयों में अच्छे अंक लाए, परंतु माँ मुश्किल से ही रेचल के डॉक्टर अपॉइंटमेंट कैलेंडर से नज़र उठाती थीं। विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार जीता, नवीकरणीय ऊर्जा पर परियोजना बनाई। पिताजी ने बस इतना कहा, डिस्प्ले बोर्ड गैराज में रख दो, रेचल को डस्ट से एलर्जी है। क्या यह भी कोई बात है? सबसे बड़ी बात तब हुई जब मैं 12 वर्ष की थी। महीनों तक स्कूल टैलेंट शो के लिए पियानो पर ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर बजाना सीखा, परंतु उस दिन रेचल को 999 डिग्री बुखार था। सोचिए, कौन दर्शकों में नहीं था। 2 सप्ताह बाद पूरा परिवार, दोनों ओर के दादा दादी भी रेचल की 15 मिनट की फ्लूट रिसाइटल पर गए, जहां उसने बस हॉट क्रॉस बंस बजाया। रेचल ने सिस्टम समझ लिया था। 7 वर्ष की उम्र तक उसकी सेहत ठीक हो गई थी, परंतु उसने सीख लिया था कि कैसे सिस्टम का लाभ उठाना है। सिर दर्द है, स्कूल नहीं जाना। थकावट है, कोई और काम करे। परीक्षा का तनाव है, माँ स्कूल कॉल करके डेडलाइन बढ़वा देती थी। मैं अपने कमरे में अधिक समय बिताने लगी, कला, इतिहास और प्राचीन वस्तुओं की किताबें पढ़ने लगी। मज़े की बात यह थी कि मेरा कमरा मेरा आश्रय बन गया, क्योंकि रेचल को मेरे लैवेंडर एयर फ्रेशनर से एलर्जी थी, तो वहाँ वह नहीं आती थी। जब भी वह बीमार होने का नाटक करती थी, एक हिस्सा मुझे खुशी देता था। कम से कम मुझे दादी के घर भेज दिया जाता, जहाँ कोई मेरे दिन के बारे में पूछता था या मुझे समझने की कोशिश करता था। दादी ने ही मुझे प्राचीन आभूषणों का शौक लगाया। शायद मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि यह सब आगे का संकेत है। सबसे बुरा था उनका पक्षपात नहीं, बल्कि यह कि उन्होंने अपनी कहानी को ही बदल दिया, अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए। रेचल को अधिक ध्यान चाहिए, उसकी शुरुआत कठिन थी। सारा तो हमेशा स्वतंत्र रही है। सारा समझ जाती है कि उसकी बहन को विशेष आवश्यकता है। नहीं, मैं नहीं समझती थी। मैं एक बच्ची थी जो यह नहीं समझ पाई कि अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि ये वर्ष मुझे कैसे आकार दे गए। यह संदेश कि मैं असुरक्षित या असुविधाजनक हूँ, यह असर आज भी है, परंतु कम से कम इसने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया। जब कोई आपका गृह कार्य नहीं देखता तो आप स्वयं ही अपने चीयर लीडर बन जाते हैं। हाई स्कूल, लोग या तो पसंद करते हैं या नफरत। मैं इसे एक टिकट समझती थी घर से निकलने का। जब रेचल अपना ड्रामा साम्राज्य बना रही थी, मैं अपनी मुक्ति की योजना बना रही थी। और सच बताऊं, जब आपको पता हो कि कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा तो आप स्वयं ही सब कुछ करना सीख लेते हैं। याद है, मैंने दादी की ज्वेलरी संग्रह व्यवस्थित की थी। उसने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ दिया, व्यवस्थित संगठन और विवरण पर ध्यान देने की आवश्यकता। हाई स्कूल में भी मैंने सब कुछ वैसे ही किया। मेरा डेस्क किसी संगठन पत्रिका जैसा लगता था। रंग बिरंगे नोट्स, व्यवस्थित अध्ययन योजनाएं, सब कुछ अपनी जगह पर। रेचल मुझे रैनमैन कहकर मजाक उड़ाती थी, परंतु अदृश्य होने का एक लाभ था। कोई आपकी असफलताओं या सफलताओं की निगरानी नहीं करता। मैंने हर क्लब ज्वाइन किया, बस अपनी पार्ट टाइम नौकरी कार्सन डाइनर में बाधा न हो। बहस टीम, नेशनल ऑनर सोसाइटी की अध्यक्ष, स्कूल समाचार पत्र की संपादक, सब कुछ। बहस टीम ने मुझे अपनी आवाज दी। किसी की दलील तोड़ना, वह भी शांति से, बहुत संतोषजनक लगता था। मोलभाव भी वहीं से सीखा जो आगे काम आया। मैंने राज्य स्तर पर 2 बार जीत हासिल की, परंतु रेचल के सॉकर मैच थे तो माता पिता नहीं आ सके। वह सी टीम पर थी, खेल में भी नहीं उतरी, फिर भी माता पिता उसके साथ थे। जूनियर वर्ष में सब कुछ बदल गया। मैंने एसएटी दिया और पूर्णांक प्राप्त किया। सिर्फ अच्छा नहीं, पूर्ण। 1600 कम लोगों को मिलता है। मैं परिणाम स्क्रीन को 20 मिनट तक देखती रही। सोचा गलती है। घर आई, माता पिता को बताया। माँ रसोई में थीं। रेचल की अंग्रेजी गृह कार्य में सहायता कर रही थीं। संवाद कुछ ऐसा था। माँ, देखो, मेरा एसएटी पूर्णांक आया है। माँ, अच्छा है बेटा, लेकिन जरा धीरे बोलो, रेचल को पढ़ाई करनी है, उसका कल बड़ा टेस्ट है। रेचल, हाँ, कुछ लोगों को तो वैसे ही सब कुछ मिल जाता है, मिस परफेक्ट। माँ, रेचल, बेटा चिंता मत करो, तुम अलग तरीके से सीखती हो। मेरे एसएटी परिणाम की हार्ड कॉपी अब भी मेरे पास है, परंतु कभी फ्रिज पर नहीं लगी। रेचल के C+ पर, फ्रिज पर, हम तुम पर गर्व करते हैं, मैग्नेट लग गया। कॉलेज आवेदन भी मैंने स्वयं किए। 15 कॉलेजों में आवेदन किया, किसी को बताया भी नहीं। निबंध, अनुशंसा पत्र, वित्तीय सहायता, सब कुछ स्वयं किया। मार्गदर्शक श्री चेन ने सहायता की। माता पिता व्यस्त थे। FAFA से भी स्वयं किया, स्कूल में देर तक रुककर। फिर स्वीकृतियां आने लगीं। हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, मिशिगन, सभी जगह से छात्रवृत्ति प्रस्ताव। मैंने सब कुछ एक ताले वाले डिब्बे में रख दिया, क्योंकि अगर रेचल को पता चल जाता तो सबका ध्यान उस पर हो जाता। अगर सारा हार्वर्ड चली गई तो मैं अकेली हो जाऊंगी, या ऐसी कोई बात। जिस दिन मुझे पूर्ण छात्रवृत्ति प्रस्ताव मिला, उस दिन रेचल ने जेवी चीयरलीडिंग ज्वाइन की। सोचिए, किसकी पारिवारिक दावत हुई। मैं अपने कमरे में माइक्रोवेव मैक एंड चीज खा रही थी और परिवार ऑलिव गार्डन में पार्टी कर रहा था। परंतु छात्रवृत्ति मेरा स्वर्णिम टिकट थी। शुल्क, आवास, भोजन, पुस्तक भत्ता, सब कुछ। मैं अंततः उस घर से निकल गई जहां मैं अदृश्य या असुविधाजनक थी। स्वीकृति पत्र मिलने के दिन मैं पुस्तकालय के 4थे माले की खिड़की के पास बैठी, पार्क को देखती रही। 1 घंटे तक रोती रही, राहत के आंसू। जब रात के खाने पर माता पिता को बताया कि मैं UMC जा रही हूं, तो उनका उत्तर था, मिशिगन, इतना दूर, अगर रेचल को जरूरत पड़ी तो। माँ बोली, आशा है तुम हमसे पैसों की उम्मीद नहीं कर रही हो। रेचल के प्रतियोगिताएं बहुत महंगी हैं। रेचल रोने लगी। आखिरकार, क्या मैं तुम्हारा कमरा ले सकती हूँ? मुझे अपने टिकट टॉक वीडियो के लिए जगह चाहिए। कॉलेज के पहले ग्रीष्म में मैंने कार्सन डाइनर में डबल शिफ्ट की, पैसे बचाने के लिए। कैरल, मालिक, मुझे अतिरिक्त टिप्स देती थीं और बचा हुआ पाई घर ले जाने देती थीं। उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ दिया, असली लोगों को पहचानना। बेटा, डाइनर और जिंदगी में जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं,
उनके पास कहने को सबसे कम होता है। मूव इन डे पर माता पिता नहीं आए क्योंकि रेचल का चीयरलीडिंग प्रतियोगिता था। मौसी केली ने मुझे छोड़ा, डॉर्म सेटअप में सहायता की और एक लिफाफा दिया। तुम्हारी दादी चाहती थीं कि यह तुम्हें मिले, वह तुम पर गर्व करती हैं। बाद में पता चला दादी ने अपनी सामाजिक सुरक्षा से वह पैसे बचाए थे। उस रात मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी जिंदगी ऐसी बनाऊंगी कि मुझे नजरअंदाज करना असंभव हो जाए। ना बदले के लिए, न परिवार को कुछ दिखाने के लिए, बस उस 8 वर्ष की बच्ची के लिए जो सिर्फ एक छींक पर दादी के घर भेज दी जाती थी। कॉलेज की जिंदगी, रात भर पढ़ाई, इंस्टेंट नूडल्स और स्वतंत्रता। मैं मिशिगन विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक हुई, परंतु माता पिता को फर्क नहीं पड़ा। वे रेचल के तीसरे कॉलेज ट्रांसफर में व्यस्त थे। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। मुझे डेट्रॉइट के एवरेट एंड फिलिप्स नीलामी घर में प्रवेश स्तर की नौकरी मिली। नाम बदल दिया है, स्पष्ट कारणों से, परंतु जो इस व्यवसाय में हैं समझ जाएंगे। उच्च वर्ग के ग्राहक, पुराने पैसे, संपत्ति बिक्री, ये सब काम था। शुरू के कुछ महीने सामान्य थे, चाय के सेट, प्राचीन फर्नीचर आदि। फिर आई किंगस्टन संपत्ति। मिसेस किंगस्टन एक वृद्ध विधवा थीं, कोई संतान नहीं। सबको लगा उनके पास कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का बड़ा संग्रह है। यहीं पर दादी के साथ बिताए हुए घंटे काम आए। एक आर्ट डेको ब्रोच मिला जो सबको नकली लगा, परंतु मुझे लगा कुछ अलग है। उसका वजन, क्लैप, सब कुछ अलग था। मैंने लंच ब्रेक में शोध किया, कार्यालय में देर तक रुकी, प्राचीन आभूषण डेटाबेस देखे। जितना देखा उतना यकीन हुआ कि यह असली है। समस्या यह थी कि मैं नई थी, कोई मेरी बात नहीं मानता। तो बहस टीम की कौशल का उपयोग किया, पूरा प्रस्तुतिकरण बनाया, तुलनात्मक चित्र, ऐतिहासिक दस्तावेज, सब कुछ। 2 सप्ताह तक शोध किया, ऑनलाइन जेमोलॉजी कोर्स भी किया। फिर बॉस श्री हैरिसन के पास गई। सर, मुझे लगता है किंगस्टन संग्रह में कुछ खास है। हैरिसन फोन से नजर हटाकर, सारा, हमने पहले ही सूचीबद्ध कर लिया है, कॉस्ट्यूम पीस हैं। मुझे पता है, परंतु ये मेकर मार्क्स देखिए, ये कार्टियर के 1925 के हस्ताक्षर से मेल खाते हैं। हैरिसन अंततः ध्यान देते हैं। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? बस शोध किया, लंबी कहानी है। संक्षेप में, वह ब्रोच नीलामी में $47,000 में बिका। पता चला यह 1920 के यूरोपीय सेट का सीमित संग्रह था। इसके बाद हैरिसन ने मुझ पर विश्वास करना शुरू किया और मुझे और कलाकृतियां प्रमाणित करने को दी। अब मेरा प्राचीन वस्तुओं का शौक काम आने लगा। मैंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम किए, सप्ताहांत संपत्ति बिक्री में बिताए, प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं की नोटबुक बनाई। मेरा अपार्टमेंट एक आभूषण विद्वान का सपना लगता था। दीवारों पर प्राचीन हॉलमार्क और प्रमाणन दिशा निर्देश। नीलामी घर को परिणाम मिलने लगे। मैं महत्वपूर्ण वस्तुएं ढूंढ लेती थी जो अन्य लोग छोड़ देते थे। कमीशन चेक बढ़ने लगे। पहली बार जीवन में मैं केवल जीवित नहीं थी, बल्कि पैसे भी बचा रही थी। परिवार अब भी रुचि नहीं लेता था। रविवार के भोजन पर मैं जाती थी, परंतु बात कुछ ऐसी होती थी। माँ, सारा अभी भी उस प्राचीन वस्तुओं की दुकान में काम करती है ना? नीलामी घर है, और हाँ, मैंने अभी एक दुर्लभ टिफ़नी पीस प्रमाणित किया है। रेचल, ओह, आभूषण की बात करते हुए मुझे अपना चार्म ब्रेसलेट दिखाना है जो मैंने मॉल से खरीदा है। परंतु अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो केवल मेरा था, जिसमें मैं श्रेष्ठ थी और जो रेचल से जुड़ा नहीं था। फिर आई रोथचाइल्ड संग्रह। यह मेरे काम के 2 वर्ष बाद की बात है। एक विशाल संपत्ति, पुराने पैसे वाले परिवार, उद्योग में बहुत चर्चा थी। मैं टीम का हिस्सा थी जो उनकी ज्वेलरी सूचीबद्ध कर रही थी। तब मुझे एक आर्ट नोव्यू पीस दिखा जो सबको सामान्य लगा। मैंने 3 दिन उस पर शोध किया। पता चला यह एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जौहरी का पीस है जो द्वितीय विश्व युद्ध में खो गया था। नीलामी में $238,000 में बिका। हैरिसन ने मुझे कार्यालय बुलाया। मुझे लगा पदोन्नति मिलेगी, परंतु उन्होंने कहा, सारा, तुम यहाँ अपना कौशल बर्बाद कर रही हो,
तुम्हें अपना प्रमाणीकरण व्यवसाय चलाना चाहिए। पहले तो मैंने अनदेखा किया, व्यवसाय शुरू करने के पैसे कहाँ से लाऊं, परंतु यह विचार मन में बैठ गया। मैंने साइड में छोटे छोटे फ्रीलांस प्रमाणीकरण प्रोजेक्ट लेने शुरू किए। शब्द फैल गया कि मेरे पास एक शानदार नज़र है। निजी संग्राहक सीधे संपर्क करने लगे। एक रात अपने छोटे अपार्टमेंट में ज्वेलरी मैनुअल और प्रमाणीकरण उपकरणों के बीच बैठी थी, तब एहसास हुआ मैं यह खुद कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी कार के बदले आरण लिया, बचत खाली की, एक छोटा कार्यालय किराए पर लिया जो एक चीनी रेस्तरां के ऊपर था, आकार में कॉलेज डॉर्म जितना। किराया कम था क्योंकि हमेशा कुंग पाओ चिकन की गंध आती थी और वाईफाई केवल खिड़की के पास बैठने पर चलता था, परंतु यह मेरा था। शुरू के कुछ महीने रोचक थे, मतलब डरावने। सुबह 4 बजे उठकर सोचती थी कितने महीने में पैसे खत्म हो जाएंगे, और नए भुगतान फांसी की रस्सी जैसे लगते थे। कार्यालय का फर्नीचर एक कार्ड टेबल गुडविल से, कुर्सी फुटपाथ से मिली, अच्छी तरह साफ की थी, परंतु उच्च वर्ग की ज्वेलरी की दुनिया में प्रतिष्ठा और संपर्क सब कुछ है। नीलामी घर का अनुभव काम आया। मैंने स्थानीय प्राचीन वस्त्र विक्रेताओं के लिए प्रमाणीकरण कार्य शुरू किया। शुल्क कम थी, परंतु मेरी बारीकी से जांच प्रसिद्ध होने लगी। 6 महीने बाद एक बड़ा क्षण आया। एक विक्रेता ने मुझे विक्टोरियन युग के ब्रोच की संग्रह दी। मालिक ने पुष्टि मांगी। पता चला 3 पीढ़ियों की पारिवारिक वस्तुएं हैं। मैंने 2 सप्ताह तक काम किया, कम ही सोई, सब कुछ दस्तावेज किया। 2 दुर्लभ वस्तुएं मिलीं जो सबको प्रतिकृति लग रही थीं। मालिक इतनी खुश हुई कि शुल्क के अलावा मुझे 10% कमीशन भी दिया। कमीशन $86,000 थी, 2 वर्षों की कमाई से अधिक। अब फोन बजने लगा। निजी संग्राहक, संपत्ति वकील, नीलामी घर भी मुझे काम देने लगे। मुझे लगता है हैरिसन ने भी गुप्त रूप से मेरी सहायता की। 2 वर्ष बाद मैंने पहली कर्मचारी नियुक्त की, जेनी, एक नई जेमोलॉजी स्नातक जो मुझे अपनी तरह लगती थी। बहुत बुद्धिमान परंतु शांत। अब वह मेरी प्रमाणीकरण प्रमुख है। फर्म जल्दी बढ़ी, उचित कार्यालय, विशेषज्ञों की टीम, नाम बन गया। मैं खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए प्रसिद्ध हो गई। आपको विश्वास नहीं होगा कितनी ऐतिहासिक ज्वेलरी वस्तुएं लोगों के अटारी में कॉस्ट्यूम ज्वेलरी समझकर पड़ी रहती हैं। परिवार से यह सब छुपाना मुश्किल हो गया। उन्हें अब भी लगता था मैं प्राचीन वस्त्रों की दुकान में काम करती हूँ। रेचल मजाक उड़ाती थी, माँ सबको बताती थी, यह मेरी दूसरी बेटी है, ज्वेलरी का काम करती है। मैं फोर्ब्स में उद्धृत हुई, कंपनी के नाम से, और अभी हमने 3रा कार्यालय खोला है। ये सब छुपाना अब मज़ा देने लगा था, जैसे खुद से एक निजी मजाक हो। रविवार के भोजन पर मैं टारगेट का सस्ता वस्त्र पहनती थी, असल में चैनल होता था। रेचल अपनी $200 माइकल कोर्स घड़ी दिखाती थी। मैं विंटेज पैटेक फिलिप पहनती थी, जो उसकी कार से महंगी थी। वृद्धि प्रबंधन करना सबसे बड़ा चुनौती था। 5 वर्षों में हमने डेट्रॉइट, शिकागो और न्यूयॉर्क में कार्यालय खोल लिए। मैंने अपने बिस्तर से अधिक समय हवाई जहाज़ों में बिताया। हमने गोपनीयता के लिए ऐसी प्रतिष्ठा बना ली थी कि कई अमीर लोग अपनी ज्वेलरी की जांच करवाना चाहते थे, बिना यह बात दुनिया को पता चले। पैसे की कोई कमी नहीं थी। उदाहरण के लिए, हमें वित्तीय सलाहकारों की एक बड़ी टीम नियुक्त करनी पड़ी। फिर भी मैंने एक साधारण जीवन शैली बनाए रखी। मैंने एक अच्छा लेकिन दिखावटी नहीं घर खरीदा, एक उच्च श्रेणी की लेकिन साधारण दिखने वाली कार चलाई। केवल एक जगह मैंने खुलकर खर्च किया, मेरा होम ऑफिस। वहाँ सबसे उन्नत प्रमाणीकरण उपकरण, सबसे प्रभावी सुरक्षा प्रणाली और एक विशेष रूप से निर्मित तिजोरी थी जिसे देखकर फोर्ट नॉक्स भी ईर्ष्या करे। विडंबना देखिए, मेरे परिवार को लगता था कि मैं उनकी मदद करके किफ़ायती जीवन जी रही हूँ। माँ अक्सर कहती, सारा कितनी प्यारी है, हमारी मदद कर रही है। जरूर वह केवल रेमन नूडल्स खाकर गुजारा कर रही होगी। जबकि उसी समय मैंने एक ऐसी ज्वेलरी कलेक्शन प्रमाणित की थी जिससे मुझे उनके मकान की कीमत से भी अधिक कमीशन मिला था। सफलता की अजीब बात यह है कि जितनी अधिक होती है उतना ही कठिन हो जाता है उसे उन लोगों को समझाना जिन्होंने हमेशा आपको कमतर समझा हो।
यह वैसा ही है जैसे किसी को रंग समझाना, जिसने केवल काला और सफ़ेद देखा हो। उनके पास वह संदर्भ ही नहीं है। इस समय तक मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी। हमने मिडवेस्ट की उच्च श्रेणी की ज्वेलरी प्रमाणीकरण इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बना ली थी और हमारी प्रतिष्ठा सोने जैसी मजबूत थी। यहाँ मजाक भी है, लेकिन हर रविवार मैं अपने माता पिता के घर रात के खाने के लिए जाती थी और वहाँ सारा बन जाती थी, वह साधारण प्राचीन वस्त्रों की दुकान में काम करने वाली लड़की। यह मानसिक विरोधाभास हास्यास्पद हो गया था। सुबह मैं दुबई के कलेक्टरों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करती, दोपहर में लाखों डॉलर की ज्वेलरी प्रमाणित करती और शाम को माता पिता के घर साधारण कपड़े पहनकर माँ के ज्यादा पके हुए रोस्ट के साथ बैठती, जबकि रेचल अपनी नई मार्केटिंग उपलब्धियों की कहानियां सुनाती, जैसे कि उसने अपने बॉस की कॉफी गिराए बिना पहुंचा दी। एक निर्णायक क्षण, एक रविवार मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ी डील पूरी की थी, जिसमें मैंने एक गुमशुदा कार्टियर पीस प्रमाणित किया था, जो किसी के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में 40 साल से पड़ा था। क्या सिर्फ कमीशन? 7 अंकों में। मैं सीधे उस मीटिंग से माता पिता के घर पहुंची, अभी भी सफलता की खुशी में डूबी हुई। माँ ने कहा, सारा बेटा, सब ठीक है, तुम्हारे कपड़े कुछ पुराने लग रहे हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ, पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मैंने जानबूझकर एक $3000 की कश्मीरी स्वेटर पहनी थी, जो दिखने में साधारण थी। रेचल बोली, अगर तुमने असली नौकरी की होती तो आज यह हाल न होता, पुरानी ज्वेलरी से खेलने के बजाय। पिताजी बोले, रेचल, अच्छा बोलो, हर कोई तुम्हारी तरह सफल नहीं हो सकता। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। इसी समय मैंने अपने माता पिता के खाते में गुमनाम मासिक ट्रांसफर शुरू किए। मौसी केली ने बताया कि वे रेचल की शिक्षा और मेडिकल बिल्स चुकाने में संघर्ष कर रहे हैं। माँ ने सहजता से कहा कि शायद उन्हें घर बेचना पड़े। मैं यह नहीं होने दे सकती थी, आखिर वह मेरा बचपन का घर था। इसलिए मैंने उनके खाते में हर महीने 5000 ट्रांसफ़र करना शुरू किया। जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं चावल और दाल खाकर $11,000 बचा रही हूँ, बाकी पैसे मौसी केली या किसी और से आ रहे हैं। रेचल ने हमेशा की तरह दावा किया कि परिवार की मदद करने का विचार उसी का था। पैसे से मदद तो मिली, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम भी हुए। मेरे माता पिता मुझे एक अजीब मिश्रण के साथ देखने लगे, दया और गर्व, जैसे मैं कोई महान त्याग करने वाली बेटी हूँ जो परिवार के लिए सब कुछ छोड़ रही है। वहीं रेचल का खर्च और बढ़ गया। वह हर बार नए महंगे बैग्स के साथ आती, कहती कि ये आउटलेट से सस्ते में मिले हैं, जबकि मैं असली गुच्छी को दूर से पहचान सकती हूँ। वह महंगी छुट्टियों पर जाने लगी और इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार जिंदगी का दिखावा करने लगी। मुझे पूरा यकीन है कि उसने मेरी मदद के पैसे शॉपिंग में उड़ा दिए। फिर भी मैं चुप रही। यह विडंबना अपने आप में मज़ेदार थी। फिर आया MBA का ड्रामा। रेचल ने बताया कि वह MBA करने के लिए फिर से कॉलेज जाना चाहती है, वो भी एक निजी विश्वविद्यालय में। आखिरकार गोल्डन चाइल्ड के लिए सबसे अच्छा ही चाहिए। माँ ने मुझे रोते हुए फ़ोन किया कि वे यह खर्च नहीं उठा सकते। मैंने सुझाव दिया कि रेचल राज्य के कॉलेज देख सकती है, वहाँ भी अच्छे प्रोग्राम हैं। माँ बोली, तुम नहीं समझती, तुम्हारी बहन को कुछ मानक बनाए रखने हैं। और फिर पूछा, क्या मैं कुछ सालों के लिए मासिक योगदान बढ़ा सकती हूँ? मैंने उसे $7000 प्रति माह कर दिया। मेरे खातों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जब वे रेचल की शिक्षा के लिए उसकी तारीफ करते और मानते कि मैं रेमन खाकर उनकी मदद कर रही हूँ, तो थोड़ा दुख जरूर होता था। असल झटका तब लगा जब मैं उसी बिजनेस स्कूल में गेस्ट सेमिनार देने गई, जहां रेचल MBA करना चाहती थी। मेरे परिवार को यह पता नहीं था कि डीन ने मुझे खुद लक्सरी गुड्स की प्रामाणिकता और बिजनेस ग्रोथ पर लेक्चर देने बुलाया था। मुझे उस सप्ताह रविवार के खाने के लिए बहाना बनाना पड़ा। मेरी अपनी उपलब्धियां अब एक अलग जीवन जैसी लगने लगी थीं, जैसे मैं दिन में $multi-million प्रमाणीकरण कंपनी चलाने वाली कोई कॉरपोरेट सुपरहीरो हूं, और रात को, रविवार की शाम को, बस वही सारा जो प्राचीन वस्त्रों की दुकान में काम करती है। फिर आया ब्रेकिंग पॉइंट, थैंक्सगिविंग।
झूठ का बोझ अब भारी होता जा रहा था। रेचल ने कई बार मेरे करियर का मजाक उड़ाया। माँ हर बार अपने दोस्तों से मेरे साधारण जीवन के लिए माफ़ी मांगती। पिताजी हमेशा कहते कि मुझे असली नौकरी करनी चाहिए। मुझे हमेशा पता था कि इसका अंत नाटकीय होगा, पर इतना भयानक होगा यह नहीं सोचा था। थैंक्सगिविंग से 2 हफ्ते पहले माँ ने रोते हुए फ़ोन किया कि उनकी पीठ में दर्द है, हर्निएटेड डिस्क है और 20 मेहमानों के लिए खाना बनाना उनके लिए बहुत भारी है। अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने मदद केवल भलाई के लिए की, लेकिन सच यह है कि मैं उनके सूखे टर्की से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा, इस बार खाना मैं संभाल लूंगी, कैटरिंग करवा लूंगी। माँ बोली, बेटा, हम कैटरिंग का खर्च नहीं उठा सकते। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैंने पैसे बचा रखे हैं। माँ ने पूछा, कहीं तुम लोन तो नहीं ले रही? मैंने अपने बिजनेस के लिए जिस हाई एंड कैटरिंग फर्म का इस्तेमाल किया, उसी से सब कुछ मंगवाया। इतना शानदार खाना कि लोग सोचें, खुद क्यों बनाते हैं। इसकी कीमत मेरे माता पिता की 2 महीने की आमदनी से भी ज्यादा थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। थैंक्सगिविंग की सुबह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मेरे पास लैपटॉप था क्योंकि मुझे हांगकांग की एक बड़ी ऑनलाइन नीलामी पर नज़र रखनी थी। एक शानदार आर्ट नोव्यू हार बिक रहा था और मेरा ग्राहक उसकी प्रमाणीकरण में रुचि रखता था। दोपहर का खाना समय पर आ गया। सब कुछ सही से तैयार था। रेचल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, दुकान से खरीदा स्टफिंग? सच में सारा? माँ का स्टफिंग इससे अच्छा है। ये वही लड़की है जिसने टोस्ट बनाते समय स्मोक अलार्म बजा दिया था। माँ सबको माफ़ी मांग रही थी कि उन्होंने खुद खाना नहीं बनाया, लेकिन सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। रेचल चुप हो गई जब उसने मेपल ग्लेज्ड ब्रसेल्स स्प्राउट्स चखे, जिनकी कीमत उसके हफ्ते भर की ग्रॉसरी से ज्यादा थी। मैं खाने और मिठाई के बीच में अपने लैपटॉप पर नज़र डालने के लिए अपने पुराने कमरे में चली गई, जो माँ ने अब तक वैसा ही रखा था जैसा हाई स्कूल के समय था। वहीं रेचल का कमरा 3 बार रेनोवेट हो चुका था। यहीं सब गड़बड़ हो गया। मैंने प्रमाणीकरण प्रोग्राम खुला छोड़ दिया था, जिसमें कई टैब खुले थे, जिनमें विभिन्न खातों और वर्तमान समझौतों की जानकारी थी। रेचल बिना दस्तक दिए अंदर आई। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलतीं और मेरा फ़ोन चार्जर लेने आई। उसने लैपटॉप स्क्रीन देखी और समझ गई कि यह मौका है अपनी बड़ी बहन को सबके सामने शर्मिंदा करने का। रेचल मुस्कुराते हुए बोली, चलो सबको दिखाते हैं कि सारा थैंक्सगिविंग पर क्या खास काम कर रही है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने मेरा लैपटॉप उठाया और डाइनिंग रूम में चली गई। बड़ा खुलासा। कल्पना कीजिए, 20 लोग, मौसियाओं, चाचा, चचेरे भाई बहन, माता पिता, सब महंगे टर्की और वाइन के नशे में, जिसे वे ट्रेडर जो कि समझ रहे थे। रेचल बोली, अब देखिए सारा थैंक्सगिविंग पर कितना महत्वपूर्ण काम कर रही है। उसने लैपटॉप सबके सामने घुमा दिया, शायद मुझे किसी मामूली सौदे के लिए शर्मिंदा करने के इरादे से। कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही हो। स्क्रीन पर दिख रहा था, वर्तमान खाता शेष 12.4 मिलियन, लंबित प्रमाणीकरण अनुबंध $450,000 हालिया लेन देन, 1.2 मिलियन हांगकांग नीलामी कंपनी की तिमाही लाभ रिपोर्ट, 4.2 मिलियन। रेचल के चेहरे पर 3 सेकंड में 5 भाव बदल गए, आश्चर्य, अविश्वास, ईर्ष्या, गुस्सा और अंत में उलझन। वह बुदबुदाई, यह सही नहीं हो सकता। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रेचल की आवाज़ कांप रही थी। वह अमीर है, सारा अमीर है। अराजकता शुरू। कमरे में और भी गहरा सन्नाटा छा गया। फिर माँ हंसने लगी, अरे मजाक मत करो, सारा तो उस छोटी सी दुकान में काम करती है। मैंने धीरे से अपनी कश्मीरी स्वेटर सीधी की, जो उनके मासिक मकान की किश्त से महंगी थी, और बोली, माँ, असल में मैं देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी प्रमाणीकरण कंपनियों में से एक की मालिक हूँ। वर्षों से जो आप दुकान समझती थीं, वह असल में $1 मिलियन के टुकड़े प्रमाणित करती है और उसके 3 शहरों में कार्यालय हैं। पिताजी ने शराब का घूंट लेते लेते खांसी शुरू कर दी। मौसी केली का कांटा गिर गया। चाचा जोर से खांसने लगे। माँ का चेहरा लाल से बैंगनी हो गया। वह इतनी तेज उठी कि कुर्सी गिर गई।
माँ चिल्लाई। तुम्हारे पास करोड़ों हैं और हमें संघर्ष करने दिया। मैंने जवाब दिया, संघर्ष? मैं हर महीने आपको $7,000 भेजती हूँ। माँ बोली, जबकि तुम करोड़ों पर बैठी हो। तुम्हारी बहन के स्टूडेंट लोन हैं। तो बस वहां था, कोई बधाई नहीं, कोई गर्व नहीं, बस गुस्सा कि मैंने उन्हें और पैसे क्यों नहीं दिए। रेचल रोने लगी। मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने परिवार से धोखा किया। पिताजी भी बोले, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमने तुम्हें पाला है। तभी मुझसे रहा नहीं गया। सालों की अनदेखी, उपेक्षा, निराशा सब बाहर आ गया। मैं बोली, पाला? हर बार छींकने पर मुझे दादी के घर भेज दिया। मेरी हर उपलब्धि, हर पुरस्कार, हर मील का पत्थर मिस कर दिया, क्योंकि रेचल को बुरा न लगे। मेरे कॉलेज के लिए एक पैसा नहीं बचाया, लेकिन उसकी प्राइवेट स्कूल के लिए लोन लिया। और अब गुस्सा हो कि मैंने खुद के लिए कुछ बना लिया। अगले 5 मिनट में पूरा घर हंगामे में डूब गया। माँ परिवार की जिम्मेदारी का हवाला दे रही थी। पिताजी कृतज्ञ बच्चों की बात कर रहे थे। रेचल कभी रो रही थी, कभी पूछ रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। इसी बीच कैटरिंग टीम डेसर्ट परोसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब असहज थे। मैंने अपना लैपटॉप, अपना हर्मेस बैग, जिसे माँ ने कभी अच्छी नकल कहा था, उठाया और बाहर निकल गई। पीछे से सुनाई दे रहा था, माँ पैसे कैसे खर्च करेंगी? रेचल का MBA, नई कार। मैं अपनी लिमिटेड एडिशन BMW में घर जा रही थी। तभी फोन पर मैसेजों की बांट आ गई। फैमिली ग्रुप चैट फट पड़ी। रेचल ने फेसबुक पर पोस्ट डाल दी, छुपा हुआ पारिवारिक धन और स्वार्थी बहनें। परिणाम, थैंक्सगिविंग के बाद के दिन ऐसे थे जैसे तूफान धीरे धीरे सब कुछ उड़ा रहा हो, और मलबा मेरी मानसिक शांति थी। सिर्फ 1 घंटे में 47 मिस्ड कॉल, 200 से ज्यादा मैसेज। माँ के मैसेज 7:42 बजे, परिवार को छोड़कर कैसे जा सकती हो? 8:15 बजे, हमें वयस्कों की तरह बात करनी चाहिए। 9:03 बजे, तुम्हारी बहन को तुम्हारी सफलता में हिस्सा मिलना चाहिए। 10:30 बजे, मैंने पहले ही अच्छे मोहल्ले में घर देखने के लिए रियल्टर से बात कर ली है। 11:48 बजे, जवाब क्यों नहीं दे रही? यह तुम्हारी माँ है। इसी बीच रेचल सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव हो गई। उसने फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखा, मेरी करोड़पति बहन ने परिवार को संघर्ष करते देखा और छुपकर धन जमा किया। कमेंट सेक्शन पागल हो गया। दूर के रिश्तेदार, पुराने स्कूल के दोस्त, जिनसे सालों से बात नहीं हुई, सबको मेरी नैतिकता पर राय देनी थी। सबसे मजेदार बात, रेचल ने लिखा, मैंने सालों तक सारा की करियर में मदद की, उसे सलाह दी कि वह उस छोटी दुकान से आगे बढ़े, और वह गुप्त रूप से अमीर निकली। मुझे गुस्सा आ गया। उसकी दी हुई एकमात्र सलाह थी, ज्वेलरी ETC पर बेचने की कोशिश करो। अगर आप नहीं जानते, फ्लाइंग मंकीज वे लोग होते हैं जिन्हें विषाक्त परिवार वाले आपके ऊपर दोष डालने के लिए भेजते हैं। मौसी सुसान, जिन्हें मैं 3 साल में एक बार देखती हूँ, ने फोन किया, परिवार ही सब कुछ है। चाचा बॉब, जिन्हें शायद अब भी लगता है मैं 12 साल की हूँ, ने लंबा ईमेल भेजा, धन साझा करने का महत्व। यहाँ तक कि मेरी तीसरी कजिन की पत्नी की बहन, उसे मेरा नंबर कैसे मिला, ने भी पारिवारिक जिम्मेदारी पर भाषण दिया। फिर असली मजा तब आया जब वे मेरे ऑफिस पहुंच गए। सोमवार सुबह मैं ऑफिस पहुंची तो माँ, पिताजी और रेचल रिसेप्शन में बैठे थे। उन्होंने मेरी रिसेप्शनिस्ट जेनी से कहा कि वे प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट पर आए हैं। रेचल ने अपना माइकल कोर्स बैग ऐसे पकड़ा था जैसे वह सच में कीमती हो। बातचीत कुछ यूं हुई, माँ, हमने परिवार में चर्चा की है। मैं, परिवार की चर्चा उस सदस्य के बिना जिसके बारे में बात हो रही है? माँ, मुझे अनदेखा करते हुए, हमें लगता है कि तुम्हें सबके लिए ट्रस्ट फंड बनाना चाहिए। रेचल, मुझे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए कम से कम $2 मिलियन चाहिए। पिताजी, और तुम्हारी माँ और मैं रिटायर होना चाहते हैं, फ्लोरिडा में बीच हाउस सोच रहे हैं। मैं, क्या आपने सुना नहीं, मैं हर महीने $7,000 भेजती थी? रेचल, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास जो है उसके मुकाबले। तुम्हारा फर्ज है। मैं, किस बात का फर्ज?
सालों की अनदेखी, छूटे हुए ग्रेजुएशन, लगातार तुलना। माँ, नाटकीय मत बनो सारा, हमने तुम्हें सब कुछ दिया। नहीं, मैंने खुद को सब कुछ दिया। और अब बस। वहीं अपने ऑफिस की लॉबी में मैंने फ़ोन निकाला और उनके खाते में जाने वाले मासिक ट्रांसफ़र रद्द कर दिए। माँ ने ऐसे सांस ली जैसे मैंने थप्पड़ मार दिया हो। रेचल ने नकली रोना शुरू किया, लेकिन देखा कि असर नहीं हो रहा तो चुप हो गई। फिर वे जाने से इनकार करने लगे। मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ी। अपनी 60 साल की माँ को कृतघ्न बच्चों का चिल्लाते हुए बाहर ले जाते देखना अजीब था। जेनी ने पूछा, क्या आप केस करना चाहेंगी? मैंने मना कर दिया, लेकिन उनके नाम बिल्डिंग की डू नॉट एडमिट लिस्ट में डलवा दिए। हफ्तों तक परेशानियां चलीं। नए फ़ोन नंबर, फर्जी ईमेल, यहाँ तक कि कंपनी की कस्टमर सर्विस से भी संपर्क करने की कोशिश की। आखिरकार मुझे कानूनी नोटिस भेजना पड़ा। अगर परेशान किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। माँ ने आखिरी दांव चला। दादी को फ़ोन किया, लेकिन दादी बाकी सबसे ज़्यादा समझदार हैं। उनका जवाब था, बहुत अच्छा किया सारा, आखिरकार परिवार में किसी ने अपने दम पर सफलता पाई। माँ ने 2 महीने तक दादी से बात नहीं की। अब थैंक्सगिविंग को 6 महीने हो गए हैं। मैंने नया घर ले लिया है, बेहतर सुरक्षा के साथ। सारे नंबर बदल दिए हैं। कंपनी पहले से भी बेहतर चल रही है। मेरे पारिवारिक विवाद ने कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को आकर्षित किया, जिन्होंने मेरी सतर्कता की सराहना की। रेचल अब भी सोशल मीडिया पर टॉक्सिक वेल्थ और पारिवारिक विश्वासघात पर पोस्ट करती रहती है। सुना है वह खुद की ज्वेलरी प्रमाणीकरण कंपनी शुरू कर रही है। शुभकामनाएं। माँ पिताजी ने मुझसे संपर्क करना तब छोड़ा जब मेरे वकील ने उन्हें कानूनी कार्रवाई के प्रभाव समझा दिए। अब वे सबको बताते हैं कि उन्हें कभी मेरे पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी और वे मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, पहली बार जीवन में मैं स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। अब कोई रविवार का खाना नहीं जिसमें छुपे ताने हों। अब अपनी उपलब्धियों को छोटा नहीं दिखाना पड़ता ताकि किसी की भावनाएं न आहत हों। अब रेचल शो के लिए फंडिंग नहीं करनी पड़ती। मेरी थेरेपिस्ट कहती हैं, मैं अब स्वस्थ सीमाएं बना रही हूँ। मैं कहती हूँ, अब मैं सच में अपनी जिंदगी जी रही हूँ। तो यह थी मेरी कहानी। रेडिट, मुझे यह साझा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। विशेष धन्यवाद उस कैटरिंग कंपनी को जिन्होंने मुझे क्रिसमस पर पत्र भेजा कि थैंक्सगिविंग का खाना उनके साल का सबसे अच्छा अनुभव था। सामान्य सवालों के जवाब। हाँ, मैं अब भी थेरेपी में हूँ। नहीं, मुझे उन्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। हाँ, दादी बिल्कुल ठीक हैं। अगले महीने मिलने आ रही हैं। मेरी नई कलेक्शन सूचीबद्ध करने में मदद करेंगी। आखिरी बात, रेचल के लिए। मुझे पता है तुम शायद यह पढ़ रही हो। तुम्हारे इंस्टाग्राम पोस्ट में जो कार्टियर ब्रेसलेट है वह निश्चित रूप से नकली है। बस बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि ऐसी और भी चौंकाने वाली सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें।